अरमान थोड़ा परेशान हो गया। वो इस वक्त बहुत नर्वस लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो अब दीपिका के साथ आगे बहस कैसे करे। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि अंशुमन ने दीपिका पर ऐसा क्या जादू किया है जो वो अपना किचन बर्बाद होने के बाद भी उसकी इतनी तरफदारी कर रही है। क्या दीपिका भूल चुकी है कि अरमान को चोट अंशुमन के उस रोबोट की वजह से ही लगी थी? अगर फ्यूचर में दीपिका की शादी अंशुमन से हो गई तो वो कभी अरमान की साइड नहीं लेगी। अरमान सिर्फ और सिर्फ तनुजा पर ही भरोसा कर सकता था। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर अरमान ने गुस्से में फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ करीब 6 बजे दीपिका अंशुमन की मर्सिडीज में आकर बैठ गई। वो आज पहली बार अंशुमन की कार में बैठी थी। अपने बॉयफ्रेंड की कार में बैठकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। फ्रंट सीट बहुत कंफर्टेबल थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दीपिका के लिए ही बनाई गई हो। दीपिका डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, अंशुमन शर्माते हुए बोला। इसके बाद उसने कार की बैक सीट से कुछ बैग्स उठाए और फिर उन्हें दीपिका को देते हुए कहा, मैं आज दोपहर को मॉल गया था, मैं तुम्हारे लिए नई नाइट ड्रेस लाया हूँ। कल रात अंशुमन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। अनजाने में उससे दीपिका की नाइट ड्रेस फट गई थी। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि अंशुमन उसके लिए कभी शॉपिंग भी करेगा। कल रात के बाद अब अंशुमन कुछ ज्यादा ही मैच्योर बिहेव कर रहा था। अंशुमन दीपिका के लिए नाइट ड्रेस लेकर आया था। दीपिका ने एक्साइटेड होकर जैसे ही बैग्स को खोला तो देखा कि वो सारी नाइट ड्रेसेस एक ही स्टाइल और कपड़े की हैं। ये सब ड्रेसेस तो कॉटन की हैं। अंशुमन दीपिका के लिए पुराने जमाने की नई ड्रेस लेकर आया था। उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टाइलिश ड्रेसेस खरीदनी चाहिए थी। दीपिका को स्टाइलिश ड्रेसेस पसंद है, जैसे कि उसने कल रात पहनी थी। तभी अंशुमन खांसते हुए बोला, तुमने कल रात जो ड्रेस पहनी थी वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगी। कॉटन की ड्रेसेस ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका चुप पड़ गई। अब तो दीपिका को यकीन हो गया था कि कोई और लड़का कभी उसके कंफर्ट की इतनी परवाह नहीं करेगा जितनी अंशुमन कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दीपिका अपना सिर हिलाते हुए बोली। इस वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जो ड्रेस मैंने कल पहनी थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थी। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये सब तुम्हारे लिए पहनने को तैयार हूँ। दीपिका की बात सुनने के बाद अंशुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो इस वक्त थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। दीपिका, कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अंशुमन ने कहा। लेकिन अंशुमन, कल रात तो तुम मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। तुम कल रात जो भी कर रहे थे वो मुझे अच्छा लग रहा था, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। अब दीपिका की बात सुनकर अंशुमन के पसीने छूटने लगे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, दीपिका, मैं तुम्हारे भाई के लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे लगा कि खाली हाथ तुम्हारे भाई से मिलने जाना ठीक नहीं होगा। क्या वो उस छोटे बॉक्स के अंदर है? दीपिका वहाँ रखे छोटे बॉक्स की तरफ देखते हुए बोली। उसकी नजर बहुत पहले ही उस बॉक्स पर पड़ चुकी थी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में है क्या? दीपिका ने पूछा। मुझे नहीं पता, हेमंत ने कहा कि मैं ये बॉक्स अरमान को दे दूं। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, अंशुमन बोला। अंशुमन, क्या तुम्हें अब भी हेमंत सर पर ट्रस्ट है? दीपिका ने इतना कहकर वो गिफ्ट बॉक्स उठाया, फिर वो उसे खोलने लगी। गिफ्ट देखकर वो कुछ देर के लिए हैरान रह गई। उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी बाथरोब थी जिस पर छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए थे। दिखने में वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। अंशुमन, ये गिफ्ट तो भाई को बहुत पसंद आएगा, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। इसमें क्या है? अंशुमन बेताब होते हुए बोला। वो भी गिफ्ट देखना चाहता था। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका ने झट से वो बॉक्स बंद कर दिया। तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा जाकर इसे भाई को दे देना। ठीक है, दीपिका की बात सुनकर अंशुमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो जानना चाहता था कि आखिर उस गिफ्ट बॉक्स में ऐसा था क्या, लेकिन दीपिका की बात सुनने के बाद उसकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों अरमान के विला के बाहर पहुंच गए। तभी अरमान का डॉग भागता हुआ कार के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो इस वक्त जोर जोर से भौंक रहा था। दीपिका और अंशुमन कार से जैसे ही बाहर आए तो वो उदास होकर वहां से चला गया। शायद ये सिम्बा हमारा इंतजार कर रहा था, दीपिका ने कहा। वो दीपिका से बिना मिले वापस विला के अंदर भाग गया। ये देखकर दीपिका ने उदास होते हुए कहा, आई नो, मैं सिम्बा को अपने साथ नहीं लाई, ये मुझसे तो मिल ही सकता था।
क्या हुआ दीपिका? अंशुमन ने पूछा। अंशुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिमी मुझसे नाराज है क्योंकि मैं सिम्बा को अपने साथ नहीं लाई, दीपिका ने अंशुमन को समझाते हुए कहा। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन चुप पड़ गया। तभी तनुजा वहां आ गई। जिमी के ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए वो सिम्बा का इंतजार कर रहा होगा, दीपिका ने कहा। लेकिन सिम्बा तो कल कितने सारे डॉग्स के साथ खेल रहा था, उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ अंशु बेबी, दीपिका मुस्कुराते हुए बोली। दीपिका डार्लिंग, अंशुमन ने अपनी धीमी आवाज में कहा। अंशुमन दीपिका से आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुप पड़ गया। अंशुमन के मुंह से डार्लिंग वर्ड सुनकर तनुजा हैरान रह गई थी। ये दोनों एक दूसरे को बेबी और डार्लिंग कहकर बुला रहे हैं। इनका रिलेशनशिप तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तनुजा मन ही मन बड़बड़ाई। तनुजा भाई कहाँ है? दीपिका ने पूछा। अरमान अर्पित के साथ उसके रूम में खेल रहा है, तनुजा ने कहा। तनुजा इस वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर दीपिका समझ गई कि अरमान का मूड कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद दीपिका और अंशुमन विला के अंदर चले गए। उन दोनों के आने की खबर मिलने पर अरमान अर्पित के रूम से बाहर नहीं निकला। अब दीपिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अंशुमन को लेकर अर्पित के रूम में चली गई। अर्पित इस वक्त बेड पर लेटकर खेल रहा था और अरमान बड़े प्यार से उसकी गाल खींचते हुए उसे खिला रहा था। मेरा प्यारा बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अब तुमने चलना नहीं सीखा है। तुम्हें मेरी कोई खूबी नहीं है। अरमान को इस तरह अर्पित में कमियां निकालते देख तनुजा उसे घूरते हुए देखने लगी और बोली, अरमान अभी वो पूरे 6 महीने का भी नहीं हुआ है। वो बेड पर रोल कर ले, वही उसके लिए बहुत है। तुम अभी से उसे वॉक करने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या तुम 6 महीने के थे तब ऐसा कर सकते थे? हाँ, अरमान ने झट से कहा। उसका सिर इस वक्त गर्व से ऊंचा था। दादी माँ कह रही थी जब मैं छोटा था तो अपने एज ग्रुप के बच्चों से कई गुना स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग था। मुझे तो दादी माँ की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तनुजा ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। दीपिका जानती थी कि अरमान झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि दादी माँ ने ऐसा कभी कुछ कहा होगा। दीपिका की बात सुनकर अरमान उसे घूरने लगा और बोला, तुम बस अपने बड़े भाई में कमियां निकालती रहा करो। अगर उस दिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता ना, तो न जाने तुम्हारा क्या होता। तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हारा पूरा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता था। अरमान भाई, आई एम सॉरी। अचानक अंशुमन कुछ कदम आगे बढ़ा और अरमान से माफी मांगते हुए बोला। इसके बाद उसने अरमान को वो गिफ्ट बॉक्स देते हुए आगे कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। कहीं ये तुम्हारा बनाया हुआ कोई हाईटेक गैजेट तो नहीं? मुझे नहीं चाहिए ये। अरमान बेरुखी से बोला, नहीं, इसमें कोई गैजेट नहीं है। अंशुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को आगे क्या कहे। वो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया था। अरमान इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे देखकर अंशुमन बेबस होते हुए दीपिका की तरफ देखने लगा। तभी दीपिका ने वो बॉक्स अरमान के हाथों में थमा दिया और कहा, भाई से अंशुमन ने इन्वेंट नहीं किया है, एक बार इसे खोल कर तो देखो, उसके बाद डिसाइड करना आपको ये चाहिए या नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। दीपिका की बात सुनकर अरमान ने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर देखने लगा। कुछ सेकंड्स के लिए अरमान बॉक्स के अंदर रखे गिफ्ट को देखता ही रह गया। तभी तनुजा ने अरमान के नजदीक आते हुए कहा, क्या है इसमें? वो भी गिफ्ट देखने के लिए बेताब थी। तनुजा जैसे ही गिफ्ट बॉक्स के अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ी तो अरमान ने वो बॉक्स झट से बंद कर दिया और फिर अपना सिर गर्व से ऊंचा करते हुए कहा, ये बहुत ही आम सा गिफ्ट है। वैसे अगर तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। वैसे भी मेरी छोटी बहन तुम्हें पसंद करती है। मैं तुम्हारा अपॉलॉजी गिफ्ट एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। अरमान की बात सुनकर दीपिका चुप पड़ गई। भाई कभी नहीं बदलेंगे, दीपिका मन ही मन बड़बड़ाई। थैंक यू, अंशुमन ने कहा। वो इस वक्त बहुत खुश था। डोंट वरी अरमान, इस तरह का एक्सीडेंट दोबारा कभी नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा, अंशुमन ने कहा। अंशुमन की बात सुनकर अरमान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वो बेड से उठा और सीरियस होते हुए बोला, हमें मशीन्स पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मशीन्स लाइफलेस क्रीचर्स हैं। वो रोबोट तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वो केयर और अफेक्शन नहीं दे पाएगा जो तुम उसे दे सकते हो। अगर तुम अपने हाथों से दीपिका के लिए खाना बनाओगे तो ये बात दीपिका को ज्यादा पसंद आएगी। खाने के टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो सिर्फ दीपिका को अपना प्यार शो करना है। ठीक है, मैं समझ गया, अंशुमन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं दीपिका को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। चलो अब सब डिनर के लिए चलते हैं, अरमान ने कहा।
यहाँ डाइनिंग टेबल पर अंशुमन ने दीपिका से कहा, दीपिका तुम्हारा भाई तो बहुत ही अच्छा है। अरमान को मेरी वजह से इतनी चोट आई, लेकिन फिर उसने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। तुम बेवजह अपने भाई की बुराई करती हो। तुम्हारा भाई तो एक अच्छा इंसान है। दीपिका को समझ नहीं आया कि वो अब अंशुमन से आगे क्या कहे। अंशुमन कुछ ज्यादा ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने अरमान को अभी अभी गिफ्ट में दिया क्या था। वो गिफ्ट किसी भी लड़के को आसानी से पसंद आ जाएगा, स्पेशली अरमान को। यहाँ तनुजा किचन से खाना लेकर बाहर आ रही थी कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आते हुए अरमान पर पड़ी। अरमान गिफ्ट बॉक्स को बेडरूम में छुपाने के बाद दबे पांव डिनर के लिए आ रहा था। आखिर उस गिफ्ट बॉक्स में ऐसा क्या है? तनुजा जानना चाहती थी कि अंशुमन ने अरमान को गिफ्ट में ऐसा क्या दिया है जो अरमान ने इतनी जल्दी अंशुमन को माफ कर दिया। अरमान, अंशुमन ने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया? तुम उसे इतना संभाल कर क्यों रख रहे हो? जरूर उसमें कुछ खास बात है। अरमान जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आया तो तनुजा ने उससे पूछा। कुछ खास नहीं, अरमान ने कहा। मैं तो बस अंशुमन के साथ अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। मुझे गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अंशुमन का दिल देखना चाहता था। अंशुमन ने मुझे वो गिफ्ट इतने प्यार से दिया है, मैं उसे यूं ही कहीं भी नहीं रख सकता, अरमान ने सीरियस होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनुजा लगातार अपनी पलकें झपकाने लगी। वो इस वक्त अरमान को शक भरी नजरों से देख रही थी। तभी तनुजा को याद आया कि आधे घंटे पहले अरमान लगातार एक ही बात दोहरा रहा था कि वो अंशुमन से बात तक नहीं करेगा और न ही उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। तनुजा अरमान को बहुत अच्छे से जानती थी। जरूर अंशुमन ने उसे गिफ्ट में ऐसा कुछ दिया था जिससे अरमान का सारा गुस्सा गायब हो गया था। अरमान को वो गिफ्ट सच में बहुत पसंद आया था। यहाँ डिनर के वक्त अंशुमन बड़े प्यार से दीपिका को खाना खिला रहा था। डार्लिंग, इसे ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। हाँ, तुम भी खाओ ना, दीपिका ने कहा। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन थोड़ा उदास हो गया। तभी उसने दीपिका के कान में फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कहा, आज सुबह तुमने मुझे जिस नाम से बुलाया था, मुझे तो वही नाम पसंद आया। ठीक है। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका खांसने लगी और फिर उसने अंशुमन को खाना खिलाते हुए कहा, बेबी ये लो राइस खाओ ना। उन दोनों को इस तरह बातें करता देख अचानक अरमान खांसने लगा। खाना उसके मुंह से बाहर गिर गया। तनुजा को भी खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर खाना उनके गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। वो दोनों अब और उन दोनों की बातें नहीं सुन सकते थे। भाई, इस तरह खाना खाते हुए मुंह से खाना निकालना अच्छी बात नहीं है, दीपिका ने अरमान को टिश्यू पेपर देते हुए कहा। तभी अरमान ने हिचकिचाते हुए टिश्यू पेपर लिया और फिर अपना मुंह साफ करने लगा। इसके बाद कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, एक दूसरे को इस तरह बेबी और डार्लिंग क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें सब अजीब नहीं लग रहा? अरमान की बात सुनकर अंशुमन लगातार अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, नहीं, मैं तो दीपिका का बेबी हूँ, वो मेरी डार्लिंग है। ये कहते हुए अंशुमन बहुत मासूम लग रहा था। इसके बाद उसने अपना सिर झुकाया और वो दीपिका के लिए फ्रूट्स छीलने लगा। तभी दीपिका अरमान को घूरते हुए बोली, भाई आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? तनुजा भी तो आपको प्यार से कुछ न कुछ कहकर बुलाती होगी। इससे पहले कि अरमान कुछ कह पाता, तनुजा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो झट से बोली, दीपिका ठीक कह रही है, आजकल के यंग कपल्स एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अरमान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरमान तनुजा की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। डिनर के बाद दीपिका और अंशुमन लिविंग रूम में एक साथ बैठ गए। वो दोनों स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहे थे। यहाँ तनुजा डाइनिंग रूम में अर्पित को खाना खिला रही थी। तभी अरमान तनुजा के पास आकर बैठ गया और बोला, तनुजा, हम भी तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी बेबी क्यों नहीं कहकर बुलाया? क्या मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ? अरमान की बात सुनकर तनुजा ने एक गहरी सांस ली। अभी थोड़ी देर पहले तो अरमान को ये सब बहुत बचकाना लग रहा था, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसे दीपिका और अंशुमन से जलन भी हो रही थी। तभी तनुजा ने अपनी नजरें उठाकर अरमान की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, अरमान बेबी। ये सुनते ही अरमान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और झट से कहा, बस करो, कितना अजीब लग रहा है। तनुजा को समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या कहे। सच में अरमान किसी ड्रामा क्वीन से कम नहीं है। मैं तो ये वर्ड कभी नहीं सुन सकता। मुझे पता है मैं तुम्हारा बेबी हूँ, लेकिन दोबारा कभी मुझे ऐसा मत बुलाना, अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अचानक अरमान की बात सुनकर तनुजा चुप पड़ गई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अरमान तनुजा के मुंह से बेबी वर्ड सुनने के लिए उतावला हो रहा था। इस लड़के को बिना कभी कुछ समझ नहीं आता, तनुजा मन ही मन बड़बड़ाई।
तनुजा ने जल्दी जल्दी अर्पित को दूध पिलाया और फिर वो उसे दीपिका के पास ले आई। दीपिका ने कुछ देर अर्पित को अपनी गोद में पकड़ा, फिर उसे अंशुमन को खिलाने के लिए दे दिया। अंशुमन ने अर्पित को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर बड़े प्यार से उससे बातें करने लगा। अर्पित भी हाँ में अपना सिर हिला रहा था। अर्पित को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अंशुमन की सारी बातें समझ आ रही हों। लगता है अंशुमन फ्यूचर में एक अच्छा डैड बनेगा। देखो तो ये अर्पित से कितने प्यार से बातें कर रहा है। तनुजा मुस्कुराते हुए दीपिका से बोली। तभी अचानक अंशुमन दीपिका की तरफ अपनी चमकती हुई काली आंखों से देखने लगा और फिर बोला, दीपिका मुझे भी डैड बनने का मन कर रहा है। अंशुमन की बात सुनकर तनुजा मुस्कुराते हुए दीपिका की तरफ देखने लगी। दीपिका को इस वक्त थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अचानक उसे पीछे से अरमान की आवाज सुनाई दी। तुम शादी से पहले दीपिका के साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? आखिर तुम दीपिका के साथ करना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे फौरन भूल जाओ। अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो बस बच्चे बहुत पसंद है। ये कितने क्यूट होते हैं, मुझे भी एक बेबी चाहिए। अंशुमन बड़ी मासूमियत से बोला। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए अंशुमन बहुत शर्मिंदा था। कल तो उसने अपना प्रॉमिस तोड़ ही दिया था। अरमान, शायद तुम भूल रहे हो तुमने शादी से पहले मेरे साथ क्या किया है। तनुजा बेरुखी से बोली। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी माफ कर दिया, तनुजा ने आगे कहा। अरमान और तनुजा के बीच अब जंग शुरू होने वाली थी, क्योंकि अरमान तनुजा के साथ शादी से पहले वो सब कर चुका था। अब अरमान कुछ बोलने के लायक नहीं रहा था। वो जल्दी से चेयर से उठा और बाहर जाते हुए बोला, मैं गार्डन में जिमी को खाना खिलाने जा रहा हूँ। ये देखकर दीपिका हंसते हुए तनुजा से बोली, तनुजा तुम तो कमाल हो, तुम्हें भाई को बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। दीपिका की बात सुनकर तनुजा चुप पड़ गई। यहाँ अंशुमन अर्पित के साथ मजे से खेल रहा था। उन दोनों को देखकर दीपिका चुपचाप तनुजा के नजदीक आई और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, तनुजा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने वो सब पहली बार कैसे किया? भाई को तो इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। दीपिका की बात सुनकर तनुजा जोर जोर से खांसने लगी। वो इस वक्त स्नैक्स खा रही थी। ये सुनकर स्नैक्स उसके गले में अटक गए। उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि दीपिका उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। तनुजा शर्माओ मत, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, दीपिका ने कहा। ये बोलते हुए दीपिका खुद भी शर्मा रही थी। तभी तनुजा ने पानी का घूंट पिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपिका के सवाल का जवाब क्या दे। उसने सोचा नहीं था कि आगे चलकर उसे अपनी सिस्टर इन लॉ को एडवाइस देनी होगी। अरमान को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, उसे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तनुजा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, दीपिका धीमी आवाज में बोली। वो इस वक्त थोड़ी हैरान थी। क्या भाई की और भी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? जहाँ तक मुझे पता है भाई और आशिमा के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ था, दीपिका बोली। मेरा वो मतलब नहीं था, तनुजा ने कहा। मैं और अरमान बहुत पहले से ही बेड शेयर करने लगे थे। शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे, तनुजा ने कहा। दीपिका काफी स्मार्ट है। तनुजा को लगा कि वो उसकी बात समझ जाएगी, इसलिए तनुजा ने उसे सब कुछ साफ साफ नहीं कहा। अच्छा तो ये बात है, दीपिका कुछ देर सोचने के बाद बोली। वो समझ गई थी कि तनुजा क्या कहना चाहती है। और फिर दीपिका ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब हमें भी बेड शेयर करना होगा ताकि हम खुद को पहले से तैयार कर लें। हाँ, तनुजा ने कहा। इसके बाद उसने एक नजर दीपिका और अंशुमन की तरफ देखा। फिर वो आगे बोली, लेकिन याद रहे पहला कदम अपने पार्टनर को उठाने देना। तुम्हें ज्यादा बोल्ड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। ये कहते हुए दीपिका शर्मा रही थी। उसकी बात सुनकर तनुजा चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद बोली, दीपिका क्या अरमान तुम्हें शादी से पहले वो सब करने से रोक रहा है? तनुजा खुद को ये सवाल करने से रोक नहीं पाई। अगर अरमान को ये सब पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगा, तनुजा ने आगे कहा। लेकिन मैं शादी का इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज इस बारे में भाई को कुछ मत बताना, दीपिका ने सीरियस होते हुए कहा। अब तनुजा को समझ नहीं आया कि वो दीपिका से क्या कहे। वो इस वक्त शॉक में थी। अगर अरमान को पता चल गया कि उसकी छोटी बहन अंशुमन के साथ बेड शेयर करना चाहती है तो न जाने वो क्या करेगा। तनुजा तुम शायद ये सब नहीं समझोगी, दीपिका ने आगे कहा। वो तनुजा के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि तनुजा इस वक्त क्या सोच रही है। तभी दीपिका मुस्कुराते हुए आगे बोली, मुझे अंशुमन बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो पहाड़ों में गिरी बर्फ, बारिश की बूंदें, सूरज की रोशनी जैसा है।
मुझे अंशुमन बहुत हॉट लगता है। क्या तुम्हें शादी से पहले भाई को देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आई? भाई की बॉडी भी तो परफेक्ट है। ये सब सुनने के बाद भी तनुजा ने दीपिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ चुकी थी कि दीपिका क्या कहने की कोशिश कर रही है। अंशुमन बहुत ही मासूम और भोला है। उसकी आंखों से मासूमियत साफ झलकती है। कोई भी लड़की उसे देखकर आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। कभी कभी तो मुझे अंशुमन पर बहुत प्यार आता है, लेकिन कभी कभी जैसे तुम्हें भाई पर गुस्सा आता है ना, मुझे भी अंशुमन पर बिल्कुल वैसा ही गुस्सा आता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? दीपिका की बात सुनकर तनुजा कुछ देर चुप रही और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, दीपिका मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरी बातों का भी ख्याल रखना होगा। तुम एक लड़की हो, शादी से पहले तुम इस तरह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अभी तुम्हें रिलेशनशिप में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मेरी सलाह मानो तो तुम पहले अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो। तुम अगले साल अंशुमन से शादी कर सकती हो। शादी के बाद वैसे भी तुम फ्री नहीं रहोगी, तब तुम पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। इसलिए अभी तुम्हें अंशुमन के साथ ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। तनुजा की बात सुनकर दीपिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तनुजा लगता है भाई के साथ शादी होने के बाद तुम्हारी सारी आजादी छिन चुकी है। हाँ, लेकिन मैं अरमान के साथ बहुत खुश हूँ, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैंने तुमसे जो बात की है उसके बारे में भाई को मत बताना, दीपिका ने कहा। ये सुनकर तनुजा ने हिचकिचाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर बोली, तुम्हें अंशुमन के साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। धीरे धीरे वक्त के साथ तुम सब सीख जाओगी। थैंक यू टीचर, दीपिका हंसते हुए बोली। अब तनुजा भी मुस्कुरा रही थी। करीब 8 बजे वो दोनों अरमान के विला से घर आने के लिए निकल गए। रास्ते में दीपिका ने अंशुमन से कहा, अंशुमन आज तुम मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह वापस अपने घर चले जाना। अंशुमन को रेड लाइट पर ब्रेक्स लगानी थी, लेकिन दीपिका की बात सुनकर वो इतना घबरा गया कि उसने रेड लाइट्स क्रॉस कर दी। अंशुमन तुमने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, दीपिका हैरान होते हुए बोली। इससे पहले कि अंशुमन कुछ कह पाता, उसने जल्दी से ब्रेक्स दबाए और कार को बीच सड़क पर ही रोक दिया। अचानक दूसरी साइड से आती हुई कार्स भी रुक गईं। अंशुमन इस वक्त बहुत घबरा गया था। तुमने इस तरह बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रोक दी? तुम पहले ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ चुके हो। कोई बात नहीं, अब ड्राइव करो। दीपिका को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और यहाँ दूसरी तरफ अंशुमन के पसीने छूट रहे थे। अंशुमन ने कार स्टार्ट की और उसे रोड के साइड में लगाते हुए कहा, अब मैं क्या करूँगा? मैंने ड्राइविंग लाइसेंस मिलते ही रूल तोड़ दिया। क्या अब मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? अंशुमन का चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था। नहीं, दीपिका ने कहा। अंशुमन को इस तरह परेशान देखकर दीपिका को भी अफसोस हो रहा था। उसे ड्राइविंग करते हुए वो सब बातें अंशुमन से नहीं कहनी चाहिए थीं। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन ने अपना सिर झुका लिया। वो इस वक्त बहुत उदास था। कुछ देर बाद उसने दीपिका से कहा, दीपिका कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं वो सब दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अंशुमन मुझे बस डर था कि कहीं तुम अकेले ड्राइव करते हुए घर का रास्ता ना भूल जाओ, दीपिका ने कहा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रुकना चाहते तो कोई बात नहीं। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन हैरान रह गया। अचानक वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। दीपिका अंशुमन का मूड ठीक करने के लिए कुछ भी तो और बोल सकती थी। इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? अंशुमन को खुद की तरफ देखते हुए दीपिका ने पूछा। कुछ नहीं, अंशुमन उदास होते हुए बोला। इसके बाद उसने दोबारा कार स्टार्ट की और वो ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उसने दीपिका के अपार्टमेंट के आगे कार रोक दी। दीपिका ने अपनी सीट बेल्ट उतारी और कहा, मैंने जीपीएस नेविगेशन सेट कर दिया है। जीपीएस को फॉलो करते रहना, तुम घर सेफली पहुंच जाओगे। अंशुमन कार में चुपचाप बैठा था। तभी दीपिका अंशुमन को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो अंशुमन ने झट से कांपते हुए हाथों से दीपिका को अपनी बाहों में भर लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इस वक्त अंशुमन दीपिका की बाहों में कहीं खो सा गया था। कुछ देर बाद दीपिका ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी ध्यान से ड्राइव करना और घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। दीपिका, अंशुमन ये कहते हुए दीपिका की आंखों में देख रहा था। उसे दीपिका से दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गुड नाइट अंशुमन, इतना कहकर दीपिका ने अपना बैग उठाया और फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में दीपिका अंशुमन की आंखों से ओझल हो गई थी। इस वक्त अंशुमन को बहुत घबराहट हो रही थी। वो कुछ देर अकेला कार में ही बैठा रहा और फिर अचानक उसने हेमंत को फोन किया। अंशुमन, तुम घर कब आ रहे हो? कहीं तुम खो तो नहीं गए? क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊं? हेमंत ने पूछा। मुझे घर नहीं आना,
अंशुमन ने धीमी आवाज में कहा। मैं घर नहीं आना चाहता, वो आगे बोला। अंशुमन बस बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा था। क्या हुआ अंशुमन, तुम ठीक तो हो ना? हेमंत ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। कहीं तुम्हारा दोबारा दीपिका से झगड़ा तो नहीं हो गया? हेमंत ने पूछा। नहीं, मुझे आज रात दीपिका के साथ उसके घर पर ही रहना है, अंशुमन ने कहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। अगर तुम्हारा उसके साथ रुकने का इतना ही मन है तो तुम रुक सकते हो, हेमंत ने कहा। हेमंत की बात सुनकर अचानक अंशुमन की आंखों में चमक आ गई। उसने हेमंत का फोन डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से दीपिका को फोन लगा दिया। अंशुमन, तुम घर पहुंच गए इतनी जल्दी? दीपिका मजाकिया अंदाज में बोली। नहीं, वो मैं खो गया हूँ, जीपीएस खराब है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा ये, इसलिए मैं वापस तुम्हारे घर आ गया हूँ। अंशुमन इस वक्त बहुत उदास लग रहा था। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? अंशुमन ने आगे कहा। लेकिन अंशुमन, तुमने ही तो कहा था कि तुम कल रात की कोई भी बात दोहराना नहीं चाहते, दीपिका जोर जोर से हंसते हुए बोली। मैं तुम्हारे गेस्ट रूम में सोने को तैयार हूँ, अंशुमन ने झट से कहा। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें नीचे लेने आऊँ या तुम खुद आ जाओगे, दीपिका ने आगे कहा। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, अंशुमन ने कहा, और फिर वो जल्दी से अपनी कार से उतर गया। इससे पहले कि अंशुमन दरवाजा नॉक करता, दीपिका ने पहले ही दरवाजा खोल दिया। दीपिका अभी शावर लेकर आई थी। दीपिका ने अपना सिर दरवाजे से लगा दिया और मुस्कुराते हुए कहा। अंशुमन, मैंने तुम्हारे लिए जीपीएस सेट किया था, तो तुम खो कैसे गए? वैसे तुम कहाँ तक पहुँचे थे? मुझे ठीक से याद नहीं है। अंशुमन ने सोचा नहीं था कि दीपिका उससे ऐसा कोई सवाल करेगी। आज से पहले अंशुमन ने कभी झूठ नहीं बोला था। वो झूठ बोलते वक्त बहुत घबरा गया था। अगर तुम खो गए थे तो तुम्हें मेरा घर कैसे मिल गया? दीपिका हंसते हुए बोली। ये सुनकर अंशुमन लगातार अपनी पलकें झपकाने लगा। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच कर ले आया। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। अंशुमन भी बातें बनाना सीख गया है, क्योंकि एक परफेक्ट एक्सक्यूज था। अंशुमन दीपिका को इस तरह हंसता हुआ देखकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अच्छा ठीक है, अंदर चलो, दीपिका ने कहा। दीपिका अंशुमन से और सवाल पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर अंशुमन ने राहत की सांस ली। करीब 10 बजे अंशुमन बेड पर करवटें बदल रहा था। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। कल रात वो दीपिका को हक किए बिना सो नहीं पा रहा था। अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अंशुमन को दीपिका की आदत पड़ चुकी हो। बेचारा अंशुमन अब क्या करे, क्योंकि उसने खुद ही गेस्ट रूम में सोने के लिए कहा था। 1 घंटे तक यूं ही परेशान होने के बाद उसने हिम्मत करके दीपिका के बेडरूम का दरवाजा नॉक कर दिया। अंदर आ जाओ, दीपिका ने कहा। दीपिका की आवाज सुनकर अंशुमन उसके रूम में चला गया। दीपिका इस वक्त बेड पर बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अंशुमन, तुम अब तक सोए नहीं? दीपिका ने कहा। वो मुझे नींद नहीं आ रही, अंशुमन धीमी आवाज में बड़बड़ाया। वो गेस्ट रूम में बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अंशुमन का बहाना सुनकर दीपिका को समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या कहे। क्या अंशुमन को इससे अच्छा बहाना नहीं मिला? तुम पहले भी तो उस रूम में सो चुके हो ना? इस वक्त दीपिका अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तब तो तुम्हें डर नहीं लगा, दीपिका ने आगे कहा। न जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे आज बहुत डर लग रहा है, अंशुमन ने अपना सिर झुकाया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक दीपिका बेड से उठी और सीधा अंशुमन के पास आकर बोली, अगर तुम मुझे सच कहते कि तुम मेरे बिना नहीं सो पा रहे हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अपना झूठ पकड़े जाने पर अंशुमन शर्माने लगा। इस वक्त अंशुमन नर्सरी क्लास के किसी बच्चे की तरह लग रहा था, जिसका झूठ बड़ी आसानी से पकड़ा गया हो। दीपिका, मैं कब से बेड पर करवटें बदल रहा था, मुझे अब तुम्हारे बगल में सोने की आदत हो गई है, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, अंशुमन ने शर्माते हुए कहा। वैसे मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दीपिका मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर अचानक अंशुमन का दिल पिघल गया। वो दोनों आराम से एक साथ सो गए। कुछ घंटे बाद अचानक दीपिका का फोन बजने लगा। दीपिका इस वक्त सपने के बीच में थी। फोन की आवाज सुनकर उसने चिढ़ते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। तभी अंशुमन ने आगे बढ़कर फोन उठा लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इतनी रात को दीपिका को परेशान करे। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उसे तनुजा की आवाज सुनाई दी। दीपिका, अंशुमन ने कैसा गिफ्ट दिया है? उस गिफ्ट में ऐसा क्या था? अंशुमन ने हैरान होते हुए कहा। अंशुमन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तनुजा ने हिचकिचाते हुए कहा। तनुजा इस वक्त शॉक में थी।
उसने अभी थोड़ी देर पहले ही दीपिका को एडवाइस दी थी, लेकिन दीपिका नहीं मानी। वो दोनों फिर एक साथ सो रहे थे। दीपिका इस वक्त गहरी नींद में है, अंशुमन धीमी आवाज में बड़बड़ाया। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अंशुमन की मीठी आवाज सुनकर तनुजा कुछ देर के लिए चुप पड़ गई और फिर बोली, ठीक है मैं फोन रखती हूँ, ओके। तनुजा ने जैसे ही फोन रखा तो अचानक अरमान ने पीछे से आकर उसे कसकर हग कर लिया। अरमान अभी अभी शावर लेकर आया था। तनुजा तुम क्या करने की सोच रही हो? तुमने इतनी जल्दी फोन क्यों रख दिया? अरमान की बात सुनकर तनुजा मुस्कुरा रही थी। वो अंशुमन और दीपिका के बारे में अरमान को बताना चाहती थी। तनुजा बस अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी। अगर अरमान को पता चला कि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही बेड पर सो रही है तो अरमान किस तरह रिएक्ट करेगा। कुछ नहीं, तनुजा ने कहा और फिर वो चुपचाप बेड पर लेट गई। तभी अरमान ने प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें ये बाथरोब पसंद है। अरमान ने अंशुमन का दिया हुआ बाथरोब पहना था। अरमान की बात सुनकर तनुजा ने अपना मुंह छुपा लिया। अब तनुजा ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी अंशुमन और दीपिका को उनकी शादी पर ऐसा ही कुछ गिफ्ट देगी। वक्त बीतता जा रहा था और साथ ही किसी का इंतजार भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ 5 महीने बाद पालमपुर में किसी के रोने की आवाज सुनकर शिवानी ने अपनी आंखें खोलीं। वो इस वक्त अपने पूरे होश में नहीं थी। तभी शिवानी को छाया एक बच्चे को गोद में लिए उसके नजदीक आते हुए दिखाई दी। तुमने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। समीक्षा बिल्कुल ठीक है, इसका वेट 3.2 kg है। समीक्षा? शिवानी इस वक्त थोड़ी हैरान थी। हाँ, मैंने इसे ये नाम दिया है, छाया मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारे डैड तो इसका नाम सना रखना चाहते थे, लेकिन मुझे वो नाम कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर फ्यूचर में सिद्धार्थ को पता चल गया कि ये बेबी उसका है तो समीक्षा का फुल नेम समीक्षा गुप्ता होगा। ये सब सोचकर ही शिवानी थोड़ा घबरा गई। वो कभी अपने बच्चे को सिद्धार्थ के पास नहीं ले जाएगी। ये उसका बच्चा है, उसने इसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। आज माँ बनने के बाद शिवानी समझ गई कि एक बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल काम है। इस वक्त शिवानी के मन में बहुत से ख्याल घूम रहे थे। शिवानी को इस तरह परेशान देखकर छाया ने कहा, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया? समीक्षा कितना प्यारा नाम है। मॉम, ये नाम बहुत अच्छा है, शिवानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मॉम, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शिवाय इस वक्त इतना एक्साइटेड था कि वो भागता हुआ छाया के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मॉम मुझे भी बेबी को देखना है। शिवानी ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। वो शिवाय की बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सच में शिवाय बहुत ही प्यारा है। वो दूसरे छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। तुम कब से बेबी को देख रहे हो? छाया ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये कितनी क्यूट है, मैं इसे सारा दिन यूं ही देख सकता हूँ, अभी मेरा मन नहीं भरा। शिवाय ने बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा पहले इसे अपनी बहन को देखने दो। छाया ने बड़े ध्यान से समीक्षा को शिवानी की गोद में पकड़ा दिया। शिवानी आज पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाने जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवानी को अपने बेबी का मासूम सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ पैर देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही हो। अब शिवानी माँ बन गई है। शिवानी ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस एज में माँ बन जाएगी। बेबी के छोटे छोटे गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें थीं। वो शिवानी पर तो बिल्कुल नहीं गई थी। तभी छाया ने कहा, बेटियां अक्सर अपने डैड पर जाती हैं। शुक्र है उस रात तुम जिस लड़के के साथ थी वो दिखने में इतना बुरा नहीं था। देखो तो जरा समीक्षा कितनी सुंदर है। समीक्षा इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवानी की तरफ देख रही थी। अब शिवानी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, तुम इस तरह किसी भी लड़के के साथ वो सब नहीं कर सकती। आरव भी तो कितना गुड लुकिंग था। छाया ने कहा, मॉम मुझे किसी के हैंडसम चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक लड़के का कैरेक्टर उसकी अपीयरेंस से ज्यादा मायने रखता है। शिवानी इस वक्त बहुत लकी फील कर रही थी। वो खुश थी कि अचानक दर्द बढ़ने पर उसके पेरेंट उसके साथ थे। अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर अकेली रहती तो शायद वो खुद हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती। मॉम, यहाँ डिलीवरी के वक्त मुझे किसी ने पहचाना तो नहीं? शिवानी ने पूछा। तुम फिक्र मत करो, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तुम्हारे डैड ने हॉस्पिटल के ओनर से बात कर ली थी, सब कुछ कंट्रोल में है। ये खबर कहीं नहीं फैलेगी, छाया ने कहा। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद शिवानी अपने घर वापस आ गई। हिमांशु भी शगुन लेकर शिवानी के पास पहुंच गया। उसने शिवानी की तरफ देखकर कहा, शुक्र है तुमने सिर्फ अपने चेहरे पर थोड़ा सा वेट गेन किया है। हम कह सकते हैं कि यूएस में पढ़ाई करते वक्त तुम थोड़ी मोटी हो गई हो।
हिमांशु की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सर, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। रिकवरी होते ही आप मेरे लिए काम अरेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बेबी का क्या होगा? हिमांशु ने फिक्र करते हुए कहा। ये सुनकर अचानक शिवानी उदास हो गई। फिलहाल तो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समीक्षा है। मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं अपनी बेटी को बेस्ट केयर प्रोवाइड करना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारे पास भी एक गोल है, हिमांशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वैसे इतनी जल्दी माँ बनना कोई बुरी बात भी नहीं है। मिलन की फिल्म भी रैप अप हो गई है। वो जल्दी फिल्म रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। उसकी पब्लिसिटी कुछ ही मंथ्स में शुरू हो जाएगी। फिल्म के क्रू ने मुझे कई बार कांटेक्ट किया है। सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तुम इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ सकती हो। मिलन की फिल्म? शिवानी इस वक्त थोड़ी हैरान थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं थे। सिद्धार्थ और आरव दोनों ही इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसका मतलब ना चाहते हुए भी शिवानी का सामना आरव और सिद्धार्थ दोनों से होने वाला था। न जाने बेचारी शिवानी की किस्मत में क्या लिखा है। सिद्धार्थ, शिवानी, आरव तीनों के लिए ही एक दूसरे से मिलना कितना ऑकवर्ड होगा। क्या मैं ये सब छोड़ नहीं सकती? शिवानी ने कहा। क्या आरव अभी तुम्हें परेशान कर रहा है? हिमांशु ने गुस्से में पूछा। सच कहूं, अभी तुम्हारे और आरव के बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं तो कभी उसके साथ स्टेज शेयर तक नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें रूल तो फॉलो करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए तुमने मिलन को कमिटमेंट दी थी कि तुम फिल्म की पब्लिसिटी के हर इवेंट में पार्ट लोगी। अभी तुम नई हो। अगर तुम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगी तो इससे तुम्हारे करियर पर असर पड़ सकता है। अगर तुमने ऐसा किया तो कोई तुम्हें अपनी फिल्म का मेन ट्रैक गाने के लिए साइन नहीं करेगा। हिमांशु शिवानी को समझाते हुए बोला। ये सुनकर शिवानी ने एक गहरी सांस ली। आरव शिवानी को बहुत परेशान कर चुका है। वो आरव को तो झेल लेगी, लेकिन सिद्धार्थ का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इवेंट में सिद्धार्थ से मिलना अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, हिमांशु ने कहा। मिलन की फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके लिए तुम्हें गोवा जाना होगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से आर्टिस्ट तुम्हारी पोजीशन पर आने के लिए तरसते हैं। सच में तुम बहुत लकी हो। बेबी के बर्थ के बाद ही तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। शिवानी इस वक्त शॉक में थी। लेकिन मैंने न्यूज में ऐसा क्यों नहीं सुना? ये इन्फॉर्मेशन अभी लीक नहीं हुई है। रिपोर्टर्स को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सच में बहुत लकी हो। इस तरह के इवेंट्स करियर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर्स होंगे। मिलन और सिद्धार्थ की जितनी तारीफ करें उतना कम है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सिद्धार्थ अभी सिर्फ 21 साल का है। सिद्धार्थ का नाम सुनकर शिवानी को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसके मन में बहुत से इमोशंस थे। मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ ने फिल्म में कोई खास रोल प्ले किया है। वो तो फिल्म का डायरेक्टर तक नहीं था। और इससे आगे की शिवानी कुछ कह पाती, तभी हिमांशु ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, मिलन की टीम में सब बहुत ही टैलेंटेड हैं। तुम्हें क्या लगता है मिलन अकेला इतनी जल्दी फिल्म को रैप अप कर सकता था? उसकी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सच में मिलन की टीम बहुत ही एफिशिएंट और टैलेंटेड है। सबने मिलकर एक मास्टरपीस तैयार किया है। मिलन अकेला ये कभी नहीं कर पाता। वैसे भी सिद्धार्थ को अपने काम के लिए बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उसके साथ काम करना चाहते हैं। वक्त वक्त की बात है, अब सिद्धार्थ को भी नाम और शोहरत हासिल होने वाली है। हिमांशु की बात सुनकर शिवानी ने एक गहरी सांस ली। सच में सिद्धार्थ बहुत टैलेंटेड है। अगर वो दोनों अब भी साथ होते तो शिवानी उसके लिए बहुत खुश होती। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये सब सिद्धार्थ और शिवानी के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। अब वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तभी हिमांशु ने शिवानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार तुमने इतनी बड़ी जंग जो जीत ली है। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। हिमांशु की बात सुनकर शिवानी हंसने लगी। रात को शिवानी ने जैसे तैसे समीक्षा को सुला दिया। इस वक्त बेड की एज पर बैठी अपनी नन्ही परी को वो बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे समीक्षा किसी माटी की गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, मासूम सा चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। समीक्षा जब भी हल्के से मुस्कुराती तो उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल पड़ने लगते। अचानक शिवानी की आंखों से आंसू झलकने लगे। समीक्षा को छोड़कर जाने का ख्याल उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसे समीक्षा को छोड़कर वापस अपने काम पर ध्यान देना होगा। ये सोचकर ही शिवानी का दिल बैठा जा रहा था।
तभी छाया दबे पांव वहां आ गई और बोली, समीक्षा सो गई? हाँ। शिवानी ने झट से अपना सिर झुकाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये देखकर छाया ने एक गहरी सांस ली। वो शिवानी के पास आकर बैठ गई और बोली, तुम समीक्षा से दूर नहीं रह सकती हो ना? शिवानी ने छाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवानी, तुम्हारे डैड और मैं इस बारे में ही बात कर रहे थे। कैसा रहेगा अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस ही ना जाओ? इतना कहने के बाद छाया कुछ देर चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इस गुड़िया के लिए काम करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे डैड और मैं अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं। हम समीक्षा की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे आगे छाया कुछ कह पाती, तभी शिवानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मॉम, मुझे स्ट्रांग बनना है। ये कहते हुए शिवानी छाया की आंखों में देख रही थी। मैंने हाल ही में अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं, और तो और मेरे पास सिंगिंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है। किसी और फील्ड में करियर बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं पहले ही आप दोनों को बहुत दुख दे चुकी हूँ। मैं आपका सिर गर्व से ऊंचा करना चाहती हूँ। शिवानी की बात सुनकर छाया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, ठीक है, मैं राधा के साथ समीक्षा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शिवाय भी इससे बहुत प्यार करता है। जब भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हारे पास आकर रहने लगेगी। शिवानी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसने छाया को कसकर हक कर लिया। यहाँ अक्टूबर के महीने में शहर में गर्म हवा और ह्यूमिडिटी फैली थी। शिवानी ने अपने शहर वापस जाने के लिए फ्लाइट ली। वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची तो रमन अपनी कार लेकर वहां खड़ा था। वेलकम होम शिवानी मैम, रमन ने कहा। रमन, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। शिवानी ने आगे बढ़कर रमन को हक कर लिया। क्या तुम अब भी मेरे असिस्टेंट हो? शिवानी ने पूछा। ये सुनकर रमन मुस्कुराने लगा। आपके जाने के बाद हिमांशु सर ने मुझे हीना मैम के छोटे मोटे काम करने के लिए असाइन किया था। पता है उनका गुस्सा कितना खराब है। शिवानी मैम, आप बेस्ट हो। आपके साथ कोई भी आसानी से घुल मिल सकता है। शिवानी को इस वक्त रमन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। हीना हमेशा मुझसे जलती रहती है, शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आई होगी। तुम इतने वक्त से मेरे लिए काम कर रहे हो। सच में वो बहुत खराब है। सच सच बताओ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? ये सुनकर अचानक रमन की आंखें नम पड़ गईं। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो हमेशा मूड खराब होने पर सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है। वो मुझे किसी नौकर की तरह ट्रीट करती है। वो तो मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस जरूर आओगी, इसलिए मैंने ये सब सह लिया। सर भी जानते हैं कि हीना मैम आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शिवानी रमन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। तभी रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप पहले से ज्यादा मैच्योर लग रही हो। ये सुनकर शिवानी थोड़ी हैरान रह गई। इसमें कोई शक नहीं है कि इतना सब होने के बाद शिवानी पहले से ज्यादा मैच्योर लगने लगी थी। रमन शिवानी को अब उसके नए घर पर ले जा रहा था, जो उसने कुछ वक्त पहले ही खरीदा था। शिवानी का फ्लैट शहर के बीचों बीच था। माना वो बहुत वक्त से काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो ऐसी जगह पर घर अफोर्ड कर सकती है। उसने कभी घर खरीदने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब उसका खुद का घर है और वो माँ भी बन चुकी है। माँ बनने के बाद उसे अपने घर की बहुत जरूरत पड़ेगी। उस फ्लैट में 4 बड़े बड़े रूम्स थे। हिमांशु ने पहले ही सारे रेनोवेशन करवा दी थी। वहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एक नर्सरी रूम भी था, जिसे खास तौर पर शिवानी के बेबी के लिए बनवाया गया था। आज आप रेस्ट करो, आप कल से काम स्टार्ट कर सकती हो। रमन ने शिवानी को उसकी शेड्यूल फाइल पकड़ाते हुए कहा। शिवानी अपनी शेड्यूल की तरफ देख रही थी। ये साल उसके लिए बहुत ही बिजी होने वाला था। वो नवंबर में एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी और फिर उसे अक्टूबर के एंड में फिल्म फेस्टिवल भी अटेंड करना था। शिवानी अपनी शेड्यूल की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। उसे इस तरह परेशान देख रमन ने पूछा, फेस्टिवल में आरव और सिद्धार्थ दोनों आने वाले हैं, आप? इससे आगे की कुछ रमन कह पाता। शिवानी ने कहा, ये सब बीती हुई बातें हैं, मैं आसानी से हैंडल कर लूंगी। रमन भी मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि शिवानी अब तक मूव ऑन कर चुकी होगी। यहाँ दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल मैच शुरू होने ही वाला था। सिद्धार्थ बेंच के पास खड़ा वार्म अप कर रहा था। बास्केटबॉल ग्राउंड के बाहर कुछ लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थीं। वो सब सिर्फ सिद्धार्थ को ही चीयर अप कर रही थीं। ये देखकर समीर ने सिद्धार्थ के पास आते हुए कहा, ये सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारे लिए ही चीयर क्यों करती हैं? तुमने तो हम लड़कों का पत्ता साफ कर दिया है। लेकिन सिद्धार्थ ने समीर की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने वाटर बॉटल उठाई और चुपचाप पानी पीने लगा। तभी समीर आगे बोला, इस साल कितनी नई और क्यूट जूनियर्स आई हैं।
लेकिन उनमें से कोई भी इतनी स्पेशल नहीं है। तुम्हारी बहन और शिवानी के जाने के बाद मुझे नहीं लगता हमें उन जैसी लड़कियां देखने को मिलेंगी। इतना कहने के बाद समीर ने एक गहरी सांस ली। इससे आगे वो कुछ कह पाता कि तभी सिद्धार्थ उसे घूरते हुए देखने लगा। ये देखकर समीर ने बात पलटते हुए कहा, वैसे क्या तुमने न्यूज़ देखी? शिवानी वापस आ गई है। वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई थी। पता है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। और इससे आगे कि समीर आगे कुछ कह पाता, सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी वाटर बॉटल डस्टबिन में फेंक दी और एक शब्द तक नहीं कहा। वो कुछ देर तक डस्टबिन की तरफ देखता रहा, फिर बोला, मुझे तो लगता है शिवानी अब पहले से ज्यादा बदसूरत लगने लगी होगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह है कि प्यार अपने साथ साथ नफरत को भी लेकर आता है? सिद्धार्थ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। समीर उसे समझाते हुए बोला, ब्रेकअप होना बहुत आम बात है। फिल्म फेस्टिवल में तुम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात जरूर होगी। क्या पता तुम दोनों फिर से एक हो जाओ और फिर। तभी सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए झट से कहा, हम कभी एक नहीं होंगे। मैं बहुत पहले ही शिवानी को भुला चुका हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे। अपनी बात खत्म करने के बाद वो सीधा प्लेग्राउंड की तरफ चला गया। समीर को सिद्धार्थ की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अगर ऐसा होता तो शिवानी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ इस तरह बिहेव नहीं करता। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शिवानी के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ को उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। यहाँ सितंबर का महीना आकर चला गया। अक्टूबर एंड नजदीक आ गया था। शाम को नीरजा सोफे पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि तभी परमिंदर कमर पर मसाज करने लगा। अचानक नीरजा ने परमिंदर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने हाथ काबू में नहीं रख सकते? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से। नीरजा ने परमिंदर की कलाई इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि वो दर्द से कराहने लगा था। तभी नीरजा उसके चेहरे पर पिलो मारते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, लड़के कभी नहीं सुधरते, भले ही उनकी एज कितनी भी हो। तभी सिद्धार्थ हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लिए वहां पहुंच गया। उसे देखकर नीरजा ने परमिंदर का हाथ छोड़ दिया और सिद्धार्थ के पास आते हुए बोली, इन बैग्स में क्या है? क्या तुम अपने लिए नए कपड़े लाए हो? हाँ, सिद्धार्थ अपने जूते उतारते हुए बोला, मैं गोवा जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने आगे कहा, गोवा में इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तुम वहां से शॉपिंग कर लेते। क्या तुम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हो? तुम्हें लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए। क्या कंपनी क्लोथ स्पॉन्सर नहीं कर रही? मॉम स्पॉन्सर किए हुए कपड़े पहले ही गोवा पहुंच चुके हैं। मुझे कल एयरपोर्ट जाने के लिए सूट लेना था, सिद्धार्थ ने कहा। ये सुनकर परमिंदर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा और बोला, तुमने सिर्फ कल के लिए इतने सारे कपड़े खरीदे? मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट पर जाने के लिए इतने सारे कपड़े खरीदने की जरूरत थी। सिद्धार्थ ने परमिंदर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने नीरजा से उसकी राय मांगते हुए पूछा, मॉम, इस सूट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ठीक ठाक लग रहा है, नीरजा ने कहा। वो भी इस वक्त हैरान होते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। बहुत सारे आउटफिट्स ट्राई करने के बाद सिद्धार्थ ने दोबारा नीरजा से पूछा, मॉम, आपको मुझ पर कौन सा सूट बेस्ट लगा? अब नीरजा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आज पहली बार उसने सिद्धार्थ को इतना स्ट्रेस्ड देखा था। वो अपनी अपीयरेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था। इससे पहले सिद्धार्थ कभी स्टाइल और कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। क्या तुम कल किसी से मिलने वाले हो? नीरजा ने पूछा। नहीं तो, सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला। क्या तुम किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया है? नीरजा ने धीमी आवाज में पूछा। नीरजा की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप पड़ गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुना है वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं एयरपोर्ट पर अच्छा दिखना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें वो आर्मी ग्रीन कलर का सूट पहनना चाहिए, नीरजा ने कहा। नीरजा सब समझ रही थी। अब सिद्धार्थ बड़ा हो चुका है। वो अपनी फीलिंग्स इस तरह अपने मॉम डैड के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। उसका इस तरह का बिहेव बहुत ही नॉर्मल है। इसके बाद सिद्धार्थ ने वो ग्रीन सूट उठाया और शीशे में देखने लगा। ये आउटफिट परफेक्ट रहेगा, सिद्धार्थ ने कहा। वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात शिवानी से जरूर होगी। शिवानी के साथ सुलह करने का उसका कोई प्लान नहीं था। सिद्धार्थ बस उसे ये दिखाना चाहता था कि वो शिवानी के बिना भी अपनी लाइफ में खुश है, और अब तो वो पहले से ज्यादा हैंडसम भी दिखता है। वो शिवानी को रियलाइज करवाना चाहता था कि उसने सिद्धार्थ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। ये उसकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। सिद्धार्थ को हर मायने में आरव से आगे रहना था। नीरजा कुछ देर तक यूं ही सिद्धार्थ को देखती रही। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर नीरजा थोड़ी उदास हो गई थी। वो अपने बेटे को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती थी।
सिद्धार्थ शीशे के पास चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था। यहाँ अगली सुबह एयरपोर्ट पर 10 बजे चेक पॉइंट क्रॉस करते हुए सिद्धार्थ की मुलाकात मिलन से हो गई। वीआईपी लाउंज प्रोडक्शन टीम के लोगों से भरा था। उनमें से कई लोगों ने लगातार कई महीनों तक फिल्म की शूटिंग पर दिन रात मेहनत की थी। इतने महीने एक साथ काम करने के बाद वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। सब लोग 5 दिन गोवा में रहने वाले थे, इसलिए सारी टीम बहुत ही एक्साइटेड थी। सिद्धार्थ जैसे ही वीआईपी लाउंज के अंदर पहुंचा तो सब उतावले होकर उससे मिलने लगे। फिल्म के को डायरेक्टर रोहित ने सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं समझ गया तुम आज सबसे अच्छा दिखना चाहते हो। वैसे हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल एक्टर्स को तो छोड़ दो यार, तुम तो उनकी भी लाइमलाइट चुरा रहे हो। मुझे लगा था तुमने फॉर्मल ड्रेस पहनने को कहा था। सिद्धार्थ ने टेबल की तरफ देखते हुए लापरवाही से कहा। बाकी लोग कहाँ हैं? अवंतिका, आरव, जरूर उनका शेड्यूल बहुत बिजी होगा। हम उनसे पहले गोवा पहुंच जाएंगे, वो सब कल आएंगे, रोहित ने कहा। ये सुनकर अचानक सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। सिद्धार्थ को इस तरह देखकर रोहित के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिल्म की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और आरव के बीच होती अनबन को बहुत नजदीक से देखा था। जल्दी करो रोहित, हमें अब चलना चाहिए। तभी अचानक मिलन ने वहां आकर रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये सुनकर रोहित ने अपना लगेज ले लिया। तभी मिलन ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम आज इतने तैयार होकर क्यों आए हो? क्या तुमने ये सब शिवानी के लिए किया है? मिलन की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए देखने लगा और बोला, कुछ भी मत बोलो, मैं हमेशा से ऐसे ही रेडी होता हूँ। मुझ पर हर ड्रेस अच्छी लगती है, इसका शिवानी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मिलन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैसे शिवानी हमें होटल में मिलेगी, अभी वो एक इवेंट अटेंड करने में बिजी है, मिलन ने कहा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं जानना कि वो इस वक्त क्या कर रही है और कहाँ है। सिद्धार्थ अपने पैर जमीन पर मारते हुए बोला और फिर वो वहां से जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर मिलन की तरफ देखा और उसे याद दिलाते हुए कहा, आज के बाद मुझे शिवानी के बारे में कुछ मत बताना। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिलन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब वो सिद्धार्थ को कोई अपडेट्स नहीं देगा, लेकिन मिलन बहुत अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ अब भी शिवानी को लेकर बहुत सीरियस है। शिवानी रात को गोवा एयरपोर्ट पहुंच गई। उसने इस वक्त एक शॉल ओढ़ी हुई थी। बहुत से स्टाफ मेंबर्स और फैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वजह से एयरपोर्ट पर इकट्ठे हुए थे ताकि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की एक झलक देख सकें। शिवानी इंटरनेशनल स्टेज पर ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। वो एयरपोर्ट पर खड़ी कार का इंतजार कर रही थी। बहुत से सेलिब्रिटीज उससे पहले वहां पहुंच चुके थे। वो लगभग आधे घंटे तक अपने पिकअप का इंतजार करती रही। रमन और वो जैसे ही कार के अंदर बैठे तो रमन ने कहा, हम भी प्रोडक्शन टीम के साथ ही चले जाते तो हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर हमने टीम को फॉलो किया होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। तभी शिवानी मुस्कुराते हुए रमन की तरफ देखने लगी और बोली, हमें अभी इंतजार करते हुए सिर्फ आधा घंटा ही तो हुआ है। बहुत से स्टार्स अब भी इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो मुझसे भी ज्यादा फेमस हैं। इतने बड़े सुपरस्टार्स को रियल लाइफ में देखना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शिवानी मैम, आप तो खुद को दिलासा देने में माहिर हो, रमन हंसते हुए बोला। उन्हें होटल पहुंचने में आधा घंटा और लग गया। वो होटल बहुत ही आलीशान था। उसकी बिल्डिंग बहुत ही बड़ी थी। कॉरिडोर पर लाइट्स की रोशनी उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। अंदर बड़े बड़े झूमर लगे थे। शिवानी का रूम 2nd फ्लोर पर था। होटल पहुंचकर उसने जैसे ही अपने रूम की खिड़की खोली तो उसे एक बड़ा सा खाली मैदान दिखाई दिया। ये होटल सच में कितना आलीशान है, शिवानी खुद से ही बातें करते हुए बोली। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेने लगी। विंडो से आती हुई ताजी हवा उसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थी। शिवानी मैम, फोटोग्राफर कॉरिडोर और हॉल के पास पब्लिसिटी के लिए आपकी कुछ फोटोज लेना चाहते हैं। आप फोटोशूट के लिए वो स्पॉन्सर की हुई ड्रेस पहन लो। अचानक रमन ने शिवानी को आवाज देते हुए कहा। तभी शिवानी अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत देर हो चुकी है, क्या हम ये सब कल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, रमन ने झट से ना में अपना सिर हिला दिया और आगे कहा, ये हिमांशु सर का ऑर्डर है। आप इंटरनेट पर देख सकती हो, बहुत से सेलिब्रिटीज ने यहाँ आकर अपनी पिक्चर्स तक पोस्ट कर दी हैं। कुछ लोग यहाँ अवार्ड के लिए नहीं बल्कि पब्लिसिटी के लिए आए हैं। कल तक सभी फैंस इन फोटोज को देखकर बोर हो जाएंगे। ये सुनकर शिवानी ने चुपचाप मेकअप किया और वो ड्रेस पहन ली। फोटोशूट करवाना इतना भी इजी नहीं था। माना शिवानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फोटोग्राफर की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही थी। फोटोज क्लिक करवाते हुए हॉल से गुजरते हुए कुछ स्ट्रेंजर्स शिवानी को ही देख रहे थे।
हॉल में पिक्चर क्लिक करवाने के बाद शिवानी को कॉरिडोर्स में भी पिक्चर क्लिक करवानी थी। वो ये सब जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। शिवानी, क्या तुम अपना सिर थोड़ा ऊपर कर सकती हो? दीवार के और नजदीक चली जाओ, अपने बालों को थोड़ा बिखेर लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, स्माइल। फोटोग्राफर शिवानी को डायरेक्शंस दे रहा था। फोटोग्राफर ने जैसा कहा शिवानी वैसा करती गई। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सीढ़ियों पर कोई एक दूसरे से बातें करता हुआ वहां आ रहा था। वो आवाज बहुत ही साफ और धीमी थी। उस लड़के की आवाज बहुत ही अट्रैक्टिव थी। शिवानी इस आवाज को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। शिवानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। क्या सिद्धार्थ भी शिवानी के फ्लोर पर ही रुकने वाला था? अचानक शिवानी अपनी जगह पर जम सी गई। उसके अंदर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत वक्त से नहीं देखा था। सिद्धार्थ के लिए शिवानी को इस तरह के शॉट्स देते हुए देखना बहुत ही ऑकवर्ड होगा। उसके कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन फोटोग्राफर को इससे कोई मतलब नहीं था। वो ऐसी सिचुएशन में आसानी से शूट कर सकता था। तभी उसने शिवानी से कहा, शिवानी हिलना मत, हाँ ऐसे ही, यही पोज मेंटेन करके रखना। इस वक्त शिवानी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे अपने बालों के साथ खेलते हुए वो पोज मेंटेन करके रखना था। सिद्धार्थ, जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। अचानक कॉरिडोर में एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ज्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन फिर भी शिवानी के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। रमन भी वहीं खड़ा था। सिद्धार्थ को देखकर वो ऐसे बिहेव कर रहा था मानो सब कुछ ठीक हो। हेलो सिद्धार्थ, तुमसे मिले बहुत वक्त हो गया, कैसे हो तुम? हाँ, सिद्धार्थ ने रमन की आंखों में देखते हुए कहा। साफ पता चल रहा था कि वो रमन के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब रमन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा था। यहाँ बेचारी शिवानी पोज देकर खड़ी हुई थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो वो सिद्धार्थ को जानती ही ना हो। तभी उसने सिद्धार्थ को हल्के भूरे बालों वाली लड़की के साथ जाते देखा। वो लड़की ने जैसे ही मुड़कर शिवानी की तरफ देखा तो शिवानी उसे देखते ही समझ गई कि वो फॉरेन में रहती है। वो लड़की यंग और सिद्धार्थ की उम्र की ही लग रही थी। सिद्धार्थ की तो कभी लड़कियों से बनी नहीं, आज वो किसी लड़की के साथ वहाँ कर क्या रहा है? पहले भावना और अब ये सुंदर भूरे बालों वाली लड़की। शिवानी की लाइफ से परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अचानक शिवानी दूसरी तरफ देखने लगी। शुक्र है वो दोनों ज्यादा देर वहाँ नहीं रुके। सिद्धार्थ ने भी शिवानी पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त वहाँ बहुत शांति थी। शिवानी उस लड़की की बातें साफ साफ सुन पा रही थी। सिद्धार्थ, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग होटल में क्यों शूट कर रहे हैं? उस लड़की ने पूछा। ये लोग पब्लिसिटी के लिए अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, सिद्धार्थ ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। ओह ओके। वो लड़की अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं आज पहली बार किसी को इस तरह कॉरिडोर में पिक्चर्स क्लिक करते देख रही हूँ। आखिर इसमें क्या खास है? तुमने देखा उस लड़की के बाल कितने बिखरे हुए थे? मुझे पूरा यकीन है वो ये फिल्म फेस्टिवल पहली बार अटेंड कर रही है। वैसे उसके असिस्टेंट ने अभी अभी तुमसे बात की थी, क्या वो लड़की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है? हाँ, वो सिंगर है, सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। ओह, वो लड़की हैरान होते हुए बोली। उन दोनों की आवाज धीरे धीरे फेड होती जा रही थी। शिवानी को अब शर्म आने लगी थी। शिवानी, तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी कुछ अट्रैक्टिव पिक्चर्स क्लिक करनी है। ये लोग नहीं जानते कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। आखिर कॉरिडोर में शूट करने में बुराई ही क्या है? बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, फोटोग्राफर करम ने कहा। ये सुनकर शिवानी के गाल शर्म से लाल पड़ गए। शिवानी कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ऐसी सिचुएशन में मिलना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ ने एक बार भी शिवानी की तरफ नहीं देखा था। फोटोशूट खत्म होते ही शिवानी वापस अपने रूम में चली गई। रमन समझ गया कि शिवानी का मूड इस वक्त ठीक नहीं है। तभी वो शिवानी को दिलासा देते हुए बोला, शिवानी मैम, आप फिक्र मत करो, वो लड़की इंडियन नहीं है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अवंतिका मैम भी यहाँ इसी तरह पिक्चर्स क्लिक करवाएंगी। वो तो इतनी बड़ी स्टार है, भले ही आपके बाल इस वक्त बिखरे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत सुंदर लग रही हो। रमन की बात सुनकर शिवानी को हंसी आ गई। रमन कुछ भी बोल रहा था, वो बस शिवानी का मूड किसी भी तरह ठीक करना चाहता था। तुम पिक्चर्स देख लेना, मैं सोने जा रही हूँ, शिवानी ने कहा। ठीक है, मैं कल सुबह आपको जगा दूंगा, रमन ने कहा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले शिवानी ने सबसे पहले उठकर अपनी मॉम को वीडियो कॉल किया ताकि वो समीक्षा का क्यूट सा चेहरा देख सके। अभी समीक्षा सारा दिन सिर्फ 2 ही काम करती है, वो या तो दूध पीती है या फिर सोती है।
शिवानी कुछ देर समीक्षा को देखती रही और फिर मिलन से मिलने चली गई। वो कल ही मिलन से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे होटल पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। तब तक मिलन भी सो चुका था। मिलन के रूम का दरवाजा आधा खुला था। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। शिवानी कुछ देर रूम के बाहर ही खड़ी रही, फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। हेलो मिलन सर, संभव सर, शिवानी ने कहा। वो रूम में मौजूद ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए उसने किसी को ग्रीट नहीं किया। शिवानी कोई गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। अपना नाम सुनकर संभव मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देखने लगा। वो इस वक्त किसी और से बात कर रहा था। मिलन ने शिवानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और शिवानी के आउटफिट की तरफ देखने लगा। आज शिवानी रेड कारपेट पर नहीं जाने वाली थी, इसलिए उसने सिंपल सी लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक टॉप और जैकेट पहनी थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शिवानी पर तो हर आउटफिट जचता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और छोटे गुलाबी होंठ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसने पहले से थोड़ा वेट गेन कर लिया था। उसके गाल अब पहले से मोटे हो गए थे। अब शिवानी पहले से ज्यादा मैच्योर भी लग रही थी। पहले वो थोड़ी शाय और इनोसेंट लगती थी, लेकिन अब बेबी होने के बाद उसकी पर्सनालिटी में काफी बदलाव आ गया है। शिवानी का आउटफिट बहुत ही सिंपल था। मिलन इतने सालों में बहुत सी फीमेल स्टार्स को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्रो करते हुए देख चुका था, लेकिन वो शिवानी से बहुत ही इम्प्रेस था। मिलन ने कुछ महीने पहले शिवानी को देखा था। उसे वो आखिरी बार से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आजकल के जमाने में ऐसी यंग, सुंदर और टैलेंटेड सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है। शायद तभी शिवानी की कंपनी उसे इतने अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। मिलन जानना चाहता था कि जब सिद्धार्थ और शिवानी एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा। क्या सिद्धार्थ उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? सिद्धार्थ ने इस ट्रिप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था, लेकिन क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? सिद्धार्थ ये बात कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि उसके दिल में अब भी सिर्फ और सिर्फ शिवानी ही है। कल रात तुम बहुत लेट हो गई थी। सॉरी, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, वो मैं जल्दी सो गया था, मिलन ने हंसते हुए कहा। वैसे फॉरेन में तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? मिलन ने आगे पूछा। सब ठीक रहा, शिवानी ने कहा। मैं पिछले कुछ महीनों से इनएक्टिव थी। मुझे लगा नहीं था कि प्रोडक्शन क्रू मुझे इनवाइट, शिवानी बोली। शिवानी ने वेहान के साथ मूवी का मेन ट्रैक गाया था। भला प्रोडक्शन टीम उसे इनवाइट कैसे नहीं करती? इससे पहले कि शिवानी अपनी बात खत्म कर पाती, मिलन ने झट से कहा, शिवानी तुमने मूवी का मिडल और एंड थीम सॉन्ग गाया है। तुम यहाँ पर आना डिजर्व करती हो। मैं मानता हूँ कि कुछ दिन तुम बहुत बिजी रहने वाले हो। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखें, ताकि कल के फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाए। हम सब गोवा के किसी रेस्टोरेंट या बार में एक साथ एंजॉय करने चल सकते हैं। हम सब मूवी में इतना बिजी थे कि लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाए। हमें एक दूसरे से मिले भी बहुत वक्त हो चुका है। एक छोटी सी गैदरिंग रखना अच्छा रहेगा। शिवानी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो किसी प्लान की तरह लग रहा है, शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। सच तो ये है कि शिवानी घुलने मिलने में इतनी अच्छी नहीं है। वो गोवा के बीच और सड़कों को खुद ही एक्सप्लोर कर लेती, लेकिन अब जब प्रोडक्शन टीम वहाँ उसके साथ मौजूद थी, तो इस तरह अकेले घूमना उसके लिए सही नहीं होगा। वो खुद को किसी भी तरह की सेलिब्रेशन से दूर नहीं कर सकती थी। वैसे भी शिवानी फिल्म की शूटिंग के दौरान सबसे घुल मिल नहीं पाई थी। उसके लिए सबसे घुलने मिलने का ये अच्छा मौका था। मुझे नहीं लगता कि तुम ग्रुप चैट का हिस्सा हो। रुको, मैं तुम्हें अभी ऐड करता हूँ। तुम अपडेट्स के लिए ग्रुप चेक करती रहना, मिलन ने शिवानी को ग्रुप में ऐड करते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ वहाँ पहुँच गया। उसने इस वक्त ग्रे ट्राउजर्स और ब्लैक शर्ट पहनी थी। उसकी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे। वो इस वक्त थोड़ा वाइल्ड और एलिगेंट दोनों लग रहा था। शिवानी की एंट्री उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया तो सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संभव के साथ साथ बाकी सब लोग भी सिद्धार्थ को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब लोग सिद्धार्थ को बहुत पसंद करते हैं और वो सब उसे अच्छे से जानते भी हैं। ये देखकर शिवानी थोड़ी हैरान रह गई थी। सिद्धार्थ पहले किसी के साथ इतना घुलता मिलता नहीं था। पास्ट में उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, लेकिन अब प्रोडक्शन टीम के ज्यादातर लोग उसे अच्छे से जानते थे। शिवानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मिलन ने उसे समझाते हुए कहा, शूट के वक्त सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया। इस लड़के में कुछ तो बात है। इसने अपनी स्किल्स और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया है। मिलन की बात सुनकर शिवानी हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। तभी एक एक्टर मिलन को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। शिवानी, आज साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर मिलन उस पॉपुलर मेल एक्टर से बात करने लगा।
अब शिवानी अकेली एक तरफ कॉर्नर में विंडो के पास खड़ी रह गई। सिद्धार्थ ने एक झलक शिवानी की तरफ देखा। सूरज की रोशनी शिवानी के चेहरे पर पड़ रही थी। अब सिद्धार्थ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। शिवानी खिड़की के बाहर से दिखाई दे रहे व्यू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर सिद्धार्थ को मालूम ना होता कि शिवानी प्रेग्नेंट थी, तो वो कभी गेस नहीं कर पाता कि अब शिवानी मां बन चुकी है।